नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज आपको बताने जा रहा हूं कि हाइपोस्पीडियास क्या होता है और हाइपोस्पीडियास में हमको क्या करना है। बच्चे का जो पेशाब का रास्ता था वो पेशाब की थैली से निकलकर और पेशाब के द्वार ऊपर तक आना चाहिए था। जो शिश्न यानी कि पेनिस है, उसमें अगर ये द्वार, जो पेशाब का आखिरी द्वार जिसको एक्सटर्नल यूरिथ्री मीटस भी बोलते हैं, अगर वो पेनिस की टॉप पे यानी कि पेशाब के द्वार पे टॉप पे ना होके कहीं पे भी नीचे खुलता है, यह एक विकृति है। इंग्लिश में और मेडिकल की भाषा में इसको कॉन्जेनिटल एनोमली बोला जाता है। 150 से 200 बच्चे जो कि मेल यानी पुरुष बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से एक बच्चा हाइपोस्पीडियस से ग्रस्त होता है। तो हाइपोस्पीडियस आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब आपको ये समझना है कि इसकी बीमारी का इलाज क्या है या ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एकमात्र इलाज है इसका या ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। हाइपोस्पीडियास बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकते हैं। इनकी दुनिया में कोई दवाई नहीं है और इसके लिए एक ही उपचार है, वह है सर्जरी। सर्जरी में इसमें करना होता है कि जो द्वार नीचे है, पेशाब का रास्ता नीचे है, उसको हमको ऊपर तक लाना है, यानी कि वो हमको नली तैयार करनी है। इसको बोलते हैं यूरिथ्रोप्लास्टी। ये यूरिथ्रोप्लास्टी जो होती है वह एक सिंगल स्टेज में भी हो सकती है और 2 स्टेज में भी हो सकती है। बेसिकली हाइपोस्पीडियास के साथ में 2 एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉर्डिंग, जिसमें कि पेनाइल कर्वेचर होता है, इस तरीके से कर्वेचर होता है, और दूसरी चीज होती है उसमें हुडेड प्रोड्यूस। इनका उपचार मैंने आपको बता दिया कि सर्जरी है और यूरिथ्रोप्लास्टी की जाती है। वह सिंगल स्टेज में भी हो सकती है और डबल स्टेज में भी। अब किसमें सिंगल स्टेज में होगी, किसमें ये डबल स्टेज में होगी, यह डिपेंड करता है कि वह कौन सी साइड पे है। अब जब साइड की बात हम करते हैं तो हमको ये बात करनी पड़ेगी कि ग्रेडिंग्स क्या होती हैं और इसके अंदर हम क्या डिविजन्स करते हैं। यह 3 भागों में डिवाइड की जाती है। एक होते हैं डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पीडियास, दूसरे होते हैं मिड पेनाइल हाइपोस्पीडियास और तीसरे होते हैं प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पीडियास। प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पीडियास सीवियर धारणा के होते हैं। इनके अंदर प्रॉक्सिमल पेनाइल पिनोस्क्रोटल और स्क्रोटल एंड पेरिनियल हाइपोस्पीडियास आते हैं। जितनी मैंने दूर की तरफ बात करी, यानी कि पिनोस्क्रोटल, स्क्रोटल और पेरिनियल, जिसमें कि पेरिनियल वाला सीवियर मोस्ट होगा और जो प्रॉक्सिमल पेनाइल होंगे वो उनसे कम सीवियर होंगे। अगर हम इसी की कंपैरिजन डिस्टल पेनाइल में करेंगे तो डिस्टल पेनाइल इनकी अपेक्षाकृत इनकी सीवियरिटी कम होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मिड पेनाइल वाले में। मिड पेनाइल वाले में 3 होते हैं, डिस्टल मिड पेनाइल और प्रॉक्सिमल मिड पेनाइल। इनकी सीवियरिटी डिस्टल और प्रॉक्सिमल पेनाइल दोनों के मध्य में होती है। तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं डिस्टल पेनाइल, जिसमें होते हैं सबकोरोनल, कोरोनल, ग्लैंडुलर हाइपोस्पीडियास। इनकी सीवियरिटी सबसे कम होती है। अगर हम बात करें एसोसिएटेड एनोमली की, यानी कि एसोसिएटेड विकृति की, तो इनके साथ कौन कौन सी विकृति हो सकती है और किसके साथ कॉमन होती है? डिस्टल वालों के साथ में कम है, इनकी संभावनाएं कम होती हैं, और प्रॉक्सिमल पेनाइल वालों के साथ संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। प्रॉक्सिमल वाले के साथ में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? वो हो सकते हैं कि इनके अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, हर्निया हो या एम्बिगुअस जेनेटेलिया हो। इनके अंदर क्रोमोसोमल एनोमलीज भी हो सकती हैं, ओवोटेस्टिस भी हो सकते हैं। तो जो भी होगा इसके अंदर बेसिकली उनके अंदर एक आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा बाकी टेस्ट करा के ही पता पड़ता है। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि ये कौन से साइट पे हैं और इनके साथ में कोई एसोसिएटेड एनोमलीज हैं कि नहीं है। बच्चे की उम्र पे सबसे बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। तो यह बच्चे हम लोग प्री स्कूल यानी कि 3 साल की अवस्था में करने के लिए
सही और उपयुक्त समय मानते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा है, बच्चा एनेस्थीसिया के लिए फिट है कि नहीं है, बच्चे की पेनाइल लेंथ कैसी है, बच्चे की जो वो जहाँ पे हमको सर्जरी करनी है वहाँ का लोकल टिश्यू कैसा है। ये सारी चीजें इन सब चीजों पे निर्भर करती हैं। तो आपने ये समझ लिया कि इसको हमको सर्जरी करना है, तो इसके सक्सेस रेट क्या होते हैं? पास होते हैं 90 से 94% के आसपास ये वेरी करते हैं। तो इसमें क्या परेशानियां आ सकती हैं सर्जरी के बाद में? सर्जरी के बाद में इनमें कॉमन परेशानी आती हैं या कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिनको बोला जाता है वह होता है फिस्चुला फॉर्मेशन। कई फिस्चुलास ऐसे होते हैं जो कि कॉमनली और अपने आप बंद हो जाते हैं। कुछ फिस्चुलास को आपको माइनर सर्जरी करने के बाद में बंद करना पड़ता है। किसी फिस्चुला में आपको रेडियो सर्जरी करनी पड़ सकती है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वुंड डिविजन्स हो सकता है और कैथेटर निकल सकता है। इस तरीके की और भी कॉमन समस्याएं हो सकती हैं। कुछ के अंदर सिर्फ ये एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट देने के बाद में ठीक हो जाते हैं, कुछ के अंदर रेडियो सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है। तो आपको मैं सारी जानकारी लगभग इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ कि हाइपोस्पीडियस क्या होता है, उसकी क्या ग्रेडिंग होती है, कैसी सीवियरिटी होती है, कितना ये कॉमन है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि आप कुछ जानना चाहें, इसके संबंधित कुछ और जानना चाहें, तो आप हमारे यहाँ हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपने बच्चे की क्वेरी भेज सकते हैं। हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप और आपका बच्चा सुखी और समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार।